हेलो स्टूडेंट्स। आज अंडोत्सर्ग तथा रजोधर्म एवोल्यूशन एंड मैंचुरेशन, ये कह सकते हैं पीरियड्स या मासिक चक्र, अलग अलग बोलते हैं, कुछ भी सब एक ही मीन्स होते हैं। तो के बारे में जानेंगे। तो पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें ये पार्ट आप दे सकते हैं, इसको हम अंडा से कहा जाता है, इसको अंडा से बोलते हैं। और ये इसको फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका बोला जाता है। और ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, इसको गर्भाशय कहते हैं, जहाँ बेबी बनता है, जहाँ बेबी बनता है गर्भाशय में, या भ्रूण बनता है, उसे गर्भाशय कहते हैं। और इस पार्ट से ऊपर इसकी बात करें, इसको ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, इसको ग्रीवा कहते हैं। और ये पार्ट यूनिक कहलाता है। यूनिक की लेंथ जो होती है वो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ अंडाशय की बात करें तो अंडाशय में ये 2 अंडाशय होते हैं। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ा था कि वहाँ पर 2 वृषण हुआ करते थे और वहाँ स्पर्म का निर्माण होता था। तो यहाँ अंडाशय में 2 अंडाशय दे रखे, इनमें अंडे उत्सर्जित होते हैं। और दोनों अंडाशय में लगभग, अगर दोनों अंडाशय की बात करें तो दोनों में मिलाकर लगभग 300 से 400 अंडे मतलब उत्सर्जित होते हैं। अच्छा, ये अवस्था जो स्टार्टिंग होती है, या फीमेल में जो अवस्था स्टार्टिंग होती है, वो करीब 10 से 14 वर्ष की एज में स्टार्टिंग हो जाती है। और ये प्रक्रिया लगभग 45 ईयर्स, मतलब 45 वर्ष की आयु में जाके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ अगर इंग्लिश वाले पार्ट में देखना चाहें तो यूट्रस, जिसे गर्भाशय कहा जाता है, ओवरी जिसकी बात कर रहे थे, अंडाशय, ठीक है। और इसको वजाइना, ग्रीवा, जिसे योनि की बात करें, इसको वजाइना कहा जाता है, इसको सर्विक्स कहा जाता है, ग्रीवा को सर्विक्स कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम एक एक करके इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से जानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे 2 से 4 दिन या 3 से 4 दिन लगभग ब्लीडिंग होती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, कह सकते हैं पीरियड्स आते हैं। तो 2 से 3 दिन पीरियड्स रहते हैं। उसके बाद पॉलोफेरेटिक फेसेस, आगे की प्रक्रिया जहाँ होती है, वहाँ पर अंडा उत्सर्जित होने के लिए एक नर ऊतक की परत बनती है गर्भाशय में। और 14वें दिन, ध्यान से सुनना इसी को, 14वें दिन अंडा उत्सर्जित होता है। 14वें दिन अंडा उत्सर्जित होता है। और ये आपको दिखा दें यहाँ से, यहाँ पर जहाँ पर दिखा है एवोल्यूशन, उत्सर्जन को कहा जाता है, अंडा उत्सर्जन को कहा जाता है एवोल्यूशन। क्या होता है, यहाँ प्रक्रिया, यहाँ अंडा बनता है। तो यहाँ पर कहा जाए ओवम बोलते हैं अंडे के लिए। तो फॉलिकल साइज बोलते हैं जहाँ अंडे का निर्माण हो रहा होता है। और ये वाला पार्ट आप पीछे जो देख रहे हैं, वो उसको जैसे कवरिंग जिसे कहते हैं ना, कवरिंग जो होती है अंडे के ऊपर, वो होती है। और अंडा जो कहलाता है, जो इधर वाला जो डॉट वाला पॉइंट दिख रहा है ऊपर, ये एग होता है, ये अंडा होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो 14वें दिन ये अंडा का ओव्यूलेशन होता है, कहते हैं अंडा फूटता है। और ये फूटने के बाद यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से एक अंडा उत्सर्जित होगा। अब अंडा कहाँ से उत्सर्जित होगा, देखिए, तो दोनों अंडाशयों में से किसी एक साइड से, अगर सपोज करें कि जनवरी में अंडा यहाँ से उत्सर्जित हुआ, तो फरवरी में इस वाले अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होगा। फिर मार्च से अप्रैल, मई, जून, मतलब अल्टरनेटिव, क्रम बाई क्रम। पहले अंडा अगर इसे ओवरी से निकल रहा है, तो अगले महीने, इस महीने से उत्सर्जित होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके को आप जैसे यहाँ बताएं, एवोल्यूशन जो होता है, अंडा का यहाँ निर्माण होता है। तो यहाँ से अंडा उत्सर्जित होता है, यहाँ से अंडा उत्सर्जित होता है। मान लीजिए इस ओवरी से अंडा उत्सर्जित हो रहा है, यहाँ से अंडा उत्सर्जित हुआ और फैलोपियन ट्यूब में आ गया। ये अंडा किस दिन फूटा था,
ये फूटा था 14वें दिन। किस दिन फूटा? 14वें दिन। 14वें दिन ये अंडा फूटने के बाद यहाँ पर आ गया। इसमें आने के बाद क्या होता है, अब इसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। जो अंडा यहाँ फूटा था और फूटने के बाद में, और ये जो आकृति दिख रही है यहाँ से, ये यहाँ पर इस तरीके की सेल्स होती हैं जो इसको अंडे को ढकेलते हुए ऊपर गर्भाशय की ओर ले जाती हैं। गर्भाशय में ले जाने का प्रयत्न करती हैं, ले जाने की कोशिश करती हैं और ले जाती हैं। और अंडा यहाँ आने के बाद गर्भाशय में पहुँचता है। गर्भाशय में पहुँचने के बाद 14वें दिन अंडा मतलब उत्सर्ग फूटा था 14वें दिन। और ठीक 14वें दिन जिस दिन फूटा था उससे लगभग 24 आवर मतलब 24 घंटे में अगर वह उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ किसी स्पर्म के साथ या किसी शुक्राणु के साथ, इस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वह एक्सपायर हो जाता है। और 16वें दिन के बाद वो यहीं पर रहता है। रहने के बाद क्या होगा, इस 16वें दिन से 28 दिन के बीच, 16वें दिन से 28 दिनों तक के यहाँ पर ये नरमूत्रक की जो परत बनी थी अंडे को पोषक देने के लिए, नरमूत्रक की जो परत होती थी जहाँ कोशिकाएं बेसल्स होती हैं या ब्लड को बेसल्स बोल सकते हैं, ब्लड की जो कोशिकाएं जो होती हैं, रक्त कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं, और तो उनके बीच में 28 दिनों के बाद ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है मैं आपको नीचे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ देखें, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी 28 दिन की होती है इसलिए इसको मासिक चक्र भी बोला जाता है। 28 दिन की प्रक्रिया होती है। तो होता किस तरीके से, यहाँ से देखें, फर्स्ट यानी पहले 2-3 दिन जैसे यहाँ देखेंगे कि 1 से लेकर 4 दिन तक या 5 दिन तक भी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के बाद क्या होता है, ये फॉलिकल फेसिस जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसमें ओवरी में, ये कह सकते हैं अंडाशय में, इस वाले में या इस वाले में किसी एक में अंडा बन रहा होता है, अंडे का निर्माण हो रहा होता है। तो ये कितने 4-5 दिन तक तो मतलब ब्लीडिंग होती है। उसके बाद मतलब कह सकते हैं 5 से या 6 दिन के बाद ओवरी में या अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। फिर डेवलपिंग फॉलिसाइल कहते हैं ना, डेवलपिंग मतलब निर्माण हो रहा है। फिर उसका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है। और ये 14वें दिन, लिखा ना 14वें दिन, ये डेट लिखे हुए 1 से 7, 14, 21, 28। तो 14वें दिन क्या होता है, यहाँ से अंडा एवोल्यूशन होता है, मतलब अंडा फूटता है। अंडा फूटा, अंडा फूटने के बाद में यहाँ गया फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिका में। वहाँ जाने के बाद और ये वाला जो पार्ट बचा, जो अंडा तो वहाँ निकल गया, जो ये वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। ये येलो कलर का एक पदार्थ बना लेता है जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, अब ये होता किस तरीके से, पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे दिमाग में मतलब सिर में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ग्रंथि, इसमें FSH और LH ये 2 हार्मोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स इसको कॉर्पस ल्यूटियम को में कन्वर्ट कर देते हैं और इसका धीरे धीरे साइज, अब कहते हैं 14वें दिन से 21 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम बनता रहता है, इसका साइज बढ़ता जाता है। जैसे कि हम नीचे ग्राफ में देख सकते हैं, ये बढ़ रहा था 14वें दिन से 21 दिन तक बढ़ा है लगातार। फिर यहाँ पर देखिए, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो था, अगर यहाँ पर जैसे मैंने बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इसके साथ में कोई स्पर्म या शुक्राणु का, अंडे के साथ किसी शुक्राणु का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या करेगा, ये वाला कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। मतलब कि ये वाइट कलर का टिश्यू बना लेगा जो किसी प्रकार का हार्मोन उत्पन्न नहीं करता है। अब ये कुछ नहीं करेगा और क्या होगा कि ये 28वें दिन या 28 दिन के बाद, 28 दिन के बाद फिर से क्या होगी, ब्लीडिंग, यानी कह सकते हैं नरमूत्रक की जो परत थी, जो यहाँ पर नरमूत्रक की जो परत बनी थी वो टूटने लगेगी और जो अंडा था, जो जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था,
वो जिसके कहीं तो एक्सपायरी जो हो गया था, एक्सपायर हो गया था, वो ब्लीडिंग के साथ बाहर निकल जाता है, ब्लीडिंग के साथ बाहर निकल जाता है। और जो ब्लीडिंग होती है, जो पीरियड्स होते हैं, वो हर महीने इसी प्रक्रिया के दौरान होते रहते हैं। और ये प्रक्रिया लगभग 28 दिन चलती है। ये जो प्रक्रिया होती है एक से लेके, मैं ये कह रहा ना, पहले देखो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हुआ 1 से 5 दिन, फिर प्रोबोलिफेरेशन फेसेस में क्या हुआ था, अंडे का निर्माण हुआ था, और 14वें दिन जाके ये अंडा फूटा। अंडा जो फूटा वो कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब में, या पहुंचा फैलोपियन ट्यूब में होते हुए कहाँ पहुंचा है, गर्भाशय में। गर्भाशय में वो 24 घंटे तक, अंडा जो फूटा था 14वें दिन जो फूटा, वो 15वें दिन, यानी 14वें दिन के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसके साथ किसी स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ भ्रूण का निर्माण होगा, जहाँ बेबी बनेगा। अगर अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वह एक्सपायर हो जाता है, और धीरे धीरे ये इस प्रक्रिया के दौरान, जैसे मैंने बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम में बदलता है। ये जो वाला पार्ट था, जो अंडा जो फूटा था, और जो बचा था पार्ट, अंडा तो फूट के उसमें चला गया फैलोपियन ट्यूब में, जो पार्ट गर्भाशय में बचा था, मतलब यहाँ पर सॉरी इसमें ओवरी में, ये कह सकते हैं अंडाशय में जो पार्ट यहाँ बन के रह चुका था, ये वाला पार्ट अंडाशय में रह गया था, ये वाला, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम में बदलता है और ये अपने आप को ग्रो करता है, बढ़ता जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यहाँ फिर बाद में हार्मोन्स उत्सर्जित नहीं होते, जैसे जब हार्मोन्स उत्सर्जित नहीं होते तो वो एक वाइट कलर का रिप्रोडक्शन कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है, जो वेस्ट होता है, और ये ब्लीडिंग के साथ बाद में बाहर निकल जाता है, वैसल्स ब्लीडिंग के साथ बाहर निकल जाता है। ये नर्म ऊतक की जो परत थी वो टूट कर गिरने लगती है, ब्लीडिंग होती है, और ये प्रक्रिया 3 से 4 दिन चलती है। इसको अब हम डिटेल में आगे थ्योरी में पढ़ लेते हैं क्या होता है। ये स्त्रियों का अंडाशय प्रत्येक 28 से 30 दिन बाद एक अंडाणु ओवम उत्पन्न करता है। ओवम मतलब एक अंडाणु बोलते हैं, अंडे के लिए बोलते हैं। 28 दिन बाद जो अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है, अंडवाहिनी द्वारा, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया है, अंडवाहिनी मीन्स अंडाशय कह सकते हैं, अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब के द्वारा पहुंचता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग एबुलेशन कहते हैं। ये क्रिया स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष की अवस्था से शुरू होकर लगभग 45 वर्ष या इससे अधिक आयु तक होती है। इसके बाद ये स्थायी रूप से बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को रजोनिवृत्ति मीनोस्पाउस कहते हैं। इस प्रकार स्त्रियां अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 300 से 400 अंडे अपने अंडाशय से मुक्त करती हैं। रजोधर्म के 12 से 14 दिनों बाद अंडोत्सर्ग होता है, मतलब अंडे का एबुलेशन होता है। 14वें दिन अंडाणु अंडवाहिनी के कीप में प्रवेश कर अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय में पहुंचता है। यहाँ पर अंडाणु 16वें दिन तक शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है। 16वें दिन वो 14 या 15 दिन की, देखो एक दिन आगे पीछे हो सकता है, जैसे मैंने उसमें बताया कि 14वें दिन अंडे का एवोल्यूशन होता है, और 15 दिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अगर शुक्राणु मिलता है तो मतलब भ्रूण का निर्माण होगा, वरना इस बीच गर्भाशय में रुका हुआ अंडाणु शुक्राणु से अगर नहीं मिलता है तो उसका विघटन शुरू हो जाता है, मतलब फिर वो प्रक्रिया रुक जाती है। और 28वें दिन ये अंडा, वही अंडा जो गर्भाशय में मौजूद था, जो एक्सपायर हो चुका था, ये अंडा गर्भाशय की अंत स्तर के साथ, मतलब जो नर्म ऊतक की परत बनी हुई है, नर्म ऊतक की परत जो होती है उसके साथ ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाता है, रजोधर्म के रूप में बाहर निकल जाता है। आगे देखें, कह रहे अंडोत्सर्ग के पहले अंडे को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। क्या करता है? तैयार करता है, मतलब यहाँ पर एक नर्म ऊतक की परत
बनती जाती है उसको पोषण, अंडे को तैयार करने के लिए, पोषण देने के लिए, मतलब जब बेबी बनेगा तो उसको पोषक देने के लिए यह नर्म ऊतक की परत बनती है। और करें इस क्रिया में गर्भाशय की अंतः स्तर या एंड्रोमीट्रियम, जिसमें रुधिर कोशिकाएं भी होती हैं, गर्भाशय की दीवार से छूटकर गिर जाती हैं और शरीर से बाहर निकलने लगता है। इस क्रिया में रुधिर स्राव होता है, इसके स्थान पर नया अंतः स्तर पुनः बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगले मंथ में ये फिर से दूसरे अंडे को पोषण देने के लिए फिर से अपने आप को तैयार करता है, और जिस पे भी नर्म ऊतक की परत फिर से बन जाती है, और जिसे हम एंड्रोमीट्रियम या रुधिर कोशिकाएं, जिनमें रुधिर कोशिकाएं होती हैं, वो बनती हैं। ये क्रिया 3 से 4 दिनों तक चलती है। इसमें रुधिर बहने लगता है, बाहर निकलता है तथा इस संपूर्ण क्रिया को रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। लगभग 45 वर्ष के बाद रजोधर्म बंद हो जाता है, यानी पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मादा जनन तंत्र यानी बेबी का निर्माण कैसे होता है और कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।